to the class of Arbitration and Conciliation Act 1996. And as I told you, we might be left with only one session of this act, and this is going to be your very last session of Arbitration and Conciliation Act. And with this, we have done complete syllabus of Arbitration and Conciliation Act. I hope you understood this act very carefully. And still, if any students getting any doubt in any section or in any sessions video, they can comment me. एंड इफ एनीबडी नीड्स नोट ऑफ दिस सेक्शन दिस होल एक्ट, आपको मेरे पर्सनल नोट्स चाहिए, यू कैन मेल अस एट learnwithnishman@gmail.com. So let's start this last session and complete this syllabus quickly. This last session is about points to remember during conciliation. जब आपकी conciliation proceedings चल रही हैं तो आपको कौन सी ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है. These are certain topics regarding conciliation proceedings. Conciliation में इनका use होता है, and don't get confused. Okay, so this is given under section 77 to 79. 77, 78, 79. These three sections are remaining. We will cover them in this one. Listen it carefully. So with very first section, that is your section 77, what it says, section 77 हमें बताता है resort to arbitral और judicial proceedings, कि कब आप अपनी conciliation proceedings से arbitral या judicial proceedings पर जा सकते हो. ओके, तो सपोज कीजिए कि आपकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं एक कॉन्सिलिएटर के पास, सी के पास, बट ए और बी अपने मैटर को कब आर्बिट्रेशन या फिर कब जुडिशियल प्रोसेस के लिए सेम मैटर को ले जा सकती हैं. दैट इज गिवन इन सेक्शन 77. ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स. जनरली द पार्टीज कैन नॉट इनिशिएट. अगर हम एक जनरल रूल देखें तो जो हमारी पार्टीज़ हैं वो आर्बिट्रल या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को खुद से इनिशिएट नहीं कर सकती. ये नहीं है कि अब वो अपना मैटर जो है कॉन्सिलिएटर के पास लेके गई और फिर उसी सेम मैटर को आर्बिट्रेशन या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में लेकर जाना चाहती हैं. दैट नॉट हैपन्स. क्यों? ऐसे तो सेम मैटर जो है वो चलता ही रहेगा, कभी कोई मैटर एंड ही नहीं होगा. तो यहाँ पर इसलिए बोला गया है एज अ जनरल रूल, पार्टीज अपनी आर्बिट्रल या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को कैरी ऑन नहीं कर सकती. कब? ड्यूरिंग द कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स. अगर सेम मैटर के रिगार्डिंग कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट विच इज़ द सब्जेक्ट मैटर, जो मेन सब्जेक्ट मैटर, अगर आप उसी मैटर को उठाकर आर्बिट्रल या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में लेकर जा रहे हो, दैट विल नॉट हैपन. But there is an exception of this. As I told you, exceptions are always there. In exceptional cases, जो parties हैं, parties में dash, parties क्या कर सकती हैं? Initiate कर सकती हैं arbitral और judicial proceedings if in his dash. लेकिन कब? If in his opinion. किसकी ओपिनियन में? जो आर्बिट्रेटर है या अगर जुडिशियल सर्विसेज में सिटिंग जजेस को ऐसा लगता है सच प्रोसीडिंग्स जो हैं आर वेरी नेसेसरी. अगर कॉन्सिलिएटर को भी ये लग रहा है कि ये मैटर मेरे से नहीं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स में ही सॉल्व होना चाहिए, तभी आप उसको लेकर जा सकते हो. सो हेयर ओपिनियन मैटर्स द मोस्ट, ओनली देन यू कैन इनिशिएट इट. सो इफ़ एनी वन आस्क यू, बाई चांस आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये बोलोगे कि जनरली ऐसा नहीं हो सकता. अगर कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो आप आर्बिट्रेशन या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स उनकी स्टार्ट नहीं करोगे. बट इफ़ there is opinion from our sitting judges or conciliator कि this matter should be taken for arbitration or judicial, only then you can initiate it. Fine. Now another section, that is your section 78. 78 हमें क्या बताता है? Costs. Costs under section 78, we will see what are those charges, what are those fees that are paid by the parties, और cost में आप क्या क्या include करते हो under these conciliation or this act. तो यहाँ पर section 78 हमें बताता है that the cost includes first of all the fee and the expenses. जो आप फीस या कोई भी एक्सपेंस आप किसे देते हो? टू द ऑफ द डैश ऑफ द कॉन्सिलिएटर और विटनेस. मीन्स कॉन्सिलिएटर को भी फीस दी जाती है,
एज आई टोल्ड यू, कॉन्सिलिएटर ऐसे ही आपके मैटर को सॉल्व नहीं करेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, आपके मैटर को सॉल्व करने के लिए वो कोई फी या कुछ भी डिमांड कर सकता है, चार्ज। दैट फी एंड एक्सपेंस जो कि आप कॉन्सिलिएटर या विटनेस को दोगे, दैट विल बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट। एनी एक्सपर्ट डैश रिक्वेस्टेड बाय द कॉन्सिलिएटर, अगर कोई एक्सपर्ट एडवाइस है जो कि कॉन्सिलिएटर को चाहिए और वो कह रहा है कि ए और बी के जो मैटर है इसको सॉल्व करने के लिए सपोज कि मुझे किसी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा जो इनके मैटर, मतलब कोई हैंड राइटिंग से रिलेटेड इशू है, साइन से रिलेटेड इशू है जिसमें बी मना कर रहा है कि ये नहीं, ए का नहीं, और ए कह रहा है ये मेरा है, तो उनको हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाना है, कॉन्सिलिएटर को। तो जो ये हैंड राइटिंग एक्सपर्ट आएगा इसकी फीस कौन देंगी, पार्टीज। तो ये भी कॉस्ट में इंक्लूड होता है, एनी एक्सपर्ट एडवाइस व्हेन एनी कॉन्सिलिएटर टेक्स, right? Then third is any assistance provided by any dash or person, अगर कोई assistance, कोई help किसके द्वारा दी जाती है, किसी इंस्टीट्यूशन या किसी पर्सन के थ्रू। मीन्स मैं आपको याद हो, मैंने एक सेशन में आपको बताया था कि कॉन्सिलिएटर को अगर कोई असिस्टेंस, जुडिशियल असिस्टेंस या मैटर को सुलझाने कोई एडवाइस चाहिए तो वो किसी इंस्टीट्यूशन या किसी लीगल पर्सन की हेल्प ले सकता है, तो उनकी भी जो फीस चार्जेस होंगे वो भी कॉस्ट में इंक्लूड होंगे। आफ्टर देन any other expenses incurred in connection with the conciliation proceedings, रेस्ट कोई भी ऐसे चार्जेस हैं जो कि conciliation proceedings में इनकर हो रहे हैं तो वो भी कौन बियर करेगा, पार्टीज, वो भी कॉस्ट में ही इंक्लूड होंगे। सेटलमेंट एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई भी चार्जेस हैं वो भी इंक्लूड होंगे, सो दीज आर द रेस्ट चार्जेस ऑल्सो इंक्लूडेड, राइट। सो दी कॉस्ट जितनी भी इन सबको इंक्लूड करके कॉस्ट बनती है, दिस कॉस्ट आर डैश बाय द पार्टीज, ये सारी कॉस्ट कौन बियर करेगा, दीज विल बी बोर्न बाय द पार्टीज इन इक्वल शेयर्स। ओके, कोई भी एडवाइजर आया है, किसी के द्वारा असिस्टेंस ली गई है, कॉन्सिलिएटर के चार्जेस हैं, विटनेस बुलाया गया है, एनी अदर एक्सपेंसेस, दैट विल ऑल बी कैलकुलेटेड, और जो भी वो कैलकुलेट होगा उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया जाएगा, मीन्स हाफ हाफ पार्टीज में बता दिया जाएगा, और एक पोर्शन उसका ए पार्टी देगी और एक पोर्शन उसका बी पार्टी देगी। ओके, now come to the last section of this session. This is section 79. Section 79 will talk about deposits. कॉस्ट जैसे हमने पढ़ा ऐसे ही हम अब पढ़ेंगे डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स में क्या क्या होता है, ये कैसे इंक्लूड किया जाता है, क्या इसमें हम लेकर चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉन्सिलिएटर है, कॉन्सिलिएटर में डैश द कॉस्ट, क्या कर सकता है, पूरे कॉस्ट को एस्टिमेट कर लेगा, पहले से ही एस्टिमेट कर लेता है कि इतना आप दोनों के इस मैटर को सुलझाने में खर्चा आने वाला है। कॉन्सिलिएटर विल एस्टिमेट द कॉस्ट दैट इज लाइकली टू बी इनकर्ड एंड डायरेक्ट ईच पार्टी, दोनों ही पार्टीज को बता देगा कि आप अपना अपना पोर्शन अभी ही डिपॉजिट करवा दो। सपोज कीजिए कॉन्सिलेटर ने बोला कि आप दोनों के मैटर सुलझाने में पूरा 6000 का खर्चा होने वाला है, तो वो दोनों पार्टीज को बताएगा और दोनों पार्टीज को कहेगा अपना अपना 3000 मुझे अभी ही डिपॉजिट दे दीजिए। समझते जाइए क्या इसमें लिखा गया है, ही विल डायरेक्ट ईच पार्टीज टू डिपॉजिट इट इन एडवांस, मतलब उसको एडवांस में दे दीजिए इन एन डैश अमाउंट, इन एन इक्वल अमाउंट, लाइक 6000 थे तो उसको 3000 में वो डिवाइड करके बता देगा, इक्वल अमाउंट में अपना एडवांस दीजिए। इफ नोट पेड इन डैश बाय बोथ द पार्टीज, अगर दोनों ही पार्टीज ने उन अमाउंट को फुल में पे नहीं किया, मीन्स दोनों ही पार्टीज, सपोज एक पार्टी कहती है मैं अभी 2500 दे देती हूँ, दूसरी पार्टी कहती है मैं 2000 दे देती हूँ, ऐसा नहीं होगा। वट एवर द फुल अमाउंट बिलोंग्स टू देम, लाइक 3000 है तो ए को 3000 ही देनी पड़ेगी और बी को भी 3000 ही देनी पड़ेगी। इफ नोट पेड इन फुल, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, बोथ पार्टीज विद इन 30 डेज के अंदर अंदर नहीं दे पाती हैं, तो कॉन्सिलिएटर के पास क्या रास्ता होगा, ही में इधर सस्पेंड, या तो वो सस्पेंड कर देगा मैटर को कि अपना ले जाओ, और टर्मिनेट द प्रोसीडिंग्स, वहीं पर ही खत्म कर देगा कि मैं मैटर को सॉल्व नहीं करूंगा, या उसको सस्पेंड करके चलेगा कि आपका मैटर मैं यहीं रोक देता हूँ, जब पैसे लाओगे तभी स्टार्ट करूंगा, आपका मैटर मैं नहीं सुलझा सकता। ओके, एंड दिस कैन बी डन बाय मेकिंग अ रिटर्न डेक्लेरेशन, उसको ये लिख के देना है दोनों पार्टीज को कि इफ यू आर नॉट डिपॉजिटिंग योर फुल अमाउंट दैट बिलोंग्स टू यू, जो भी आपका शेयर आ रहा है वो शेयर आप फुल नहीं दे रहे हो, देन द प्रोसीडिंग्स आर सस्पेंडेड।
या प्रोसीडिंग्स आर टर्मिनेटेड फ्रॉम माई साइड। और ये रिटन डिक्लेरेशन में वो पार्टीज को जैसे ही देगा वो तब तक जो प्रोसीडिंग्स है वो टर्मिनेट रहेंगी। सो डिपॉजिट्स आर दैट्स वाई वेरी नेसेसरी। अब आप कहोगे कि मैम सपोज कीजिए कि पूरा 6,000 खर्चा नहीं आया, कॉन्सिलेटर ने ज़्यादा बोल दिया, तो लास्ट में क्या होगा? अगर कॉन्सिलेटर को लगता है कि पूरा जो चार्जेस हैं वो कम हुए हैं, सपोज कीजिए 5,000 हुए हैं, तो जो 1,000 एक्स्ट्रा थे वो 500 उनको रिटर्न कर देगा। उसका कुछ बात नहीं होती है, वो रिटर्न कर दिया जाता है। अगर एक्सेस में पे हो जाता है, एक्सेस एडवांस दे देती है पार्टीज, तो रेस्ट अमाउंट इज पेड टू देम आफ्टर completing all the proceedings. So these three sections are very important, and with this your syllabus of Arbitration and Conciliation Act came to an end. We now fully covered this whole act, and I hope आपको ये पूरा सेक्शन, पूरे जितना भी सेशन के साथ हमने एक्ट किया है, सब समझ में आया होगा. If any students getting any doubt, they can comment me, they can demand the notes from me. आप अपनी ज़रूरत बताइए, आपको हर चीज़ मिलेगी. Till then, keep watching, keep sharing, and stay tuned for the next act. The very next important act that we are starting is Banking Regulation Act. Okay, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपका स्टार्ट हो चुका है. नेक्स्ट एक्ट, हमारा जो भी नेक्स्ट सेशन है वो इस एक्ट के साथ स्टार्ट होगा. एंड स्टूडेंट्स हु वांट टू ज्वाइन दिस, दे कैन कंटिन्यू their sessions with me. Till then, keep watching, keep sharing. Thank you.